सोनपुर बाजार की इस सड़क पर लस्सी और रबड़ी की दो दुकानें ठीक आमने सामने थी। एक तरफ बनवारी लाल था तो दूसरी तरफ आकाश, और दोनों के बीच हमेशा एक कड़ी लड़ाई चलती थी। आकाश, मेरी अभी रूट के साथी कंडक्टर से बात हुई। बस किसी भी वक्त आती होगी। कुल्हड़ और ग्लास फटाफट काउंटर पर सेट कर। मुसाफिर कड़ाके की धूप से बेहाल सीधे यहीं दौड़ेंगे। हाँ धीरज भाई, बस तुम कुल्हड़ गिनो जरा, मैं जल्दी से लस्सी लगाता हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी। हमारी बातें सुन सुनकर सामने बनवारी लाल की छाती पर अभी से सांप लौटने लगा है। जब बनवारी ने धीरज को आकाश की तरफ इशारा करते देखा तो वो हड़बड़ा गया। वो खुद जाकर काउंटर पर ग्लास लगाने लगा और अपने ही आदमी संतू को काम में ढील देने के लिए फटकारने लगा। ओए संतू, मर मर के काम करना बंद कर, हाथ जल्दी चला। अगर बस के सारे ग्राहक आकाश की दुकान पर चले गए ना तो तेरी पगार से पैसे काट लूंगा। हाँ अरे कर तो रहे हैं मालिक, अब और कितनी जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। जितनी जल्दी जबान चलाता है उतनी जल्दी। तभी हॉर्न की आवाज के साथ धूल उड़ाती हुई बस बाजार में आके रुकती है। बस रुकते ही मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए दोनों दुकानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भाई जल्दी से एक गिलास बढ़िया ठंडी ठंडी लस्सी पिलाओ। अभी लीजिए भाई, एकदम मलाई मार के। आपकी थकान एक घूंट में गायब हो जाएगी। अरे वाह, लस्सी के साथ ये गाढ़ी रबड़ी भी। जरा एक प्लेट ये लगा देना। जी साहब, सोनपुर बाजार में आए और हमारे यहाँ की रबड़ी नहीं खाई तो क्या खाया। ठीक है। आकाश के हाथ की रबड़ी मुंह में घुलते ही ग्राहक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। चलो आकाश भाई, मेरा टाइम हो गया है। सवारी बैठ चुकी है, अब मैं निकलता हूँ। यहाँ का मोर्चा अब तुम संभालो, लेकिन शाम को लौटते वक्त दुकान पर चक्कर जरूर मारना। रबड़ी बचा कर रखूंगा, ठीक है। धीरज पेशे से एक कंडक्टर है और आकाश का बहुत पक्का दोस्त है। वो ड्यूटी के साथ साथ अपने दोस्त की दुकान जमाने में भी हमेशा मदद करता है। रात होते ही आकाश अपनी दुकान बढ़ाकर घर की ओर निकल पड़ता है और रात को वो जग्गू बर्फीला के गोदाम पर रुकता है। जग्गू भाई, कल के लिए बर्फ का ऑर्डर थोड़ा बढ़ाना था। कल रविवार है, बाजार में भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए 2 नहीं पूरी 3 सिल्लियां भिजवा देना। अरे भाई, कल 3 सिल्ली तो क्या, तुम्हें 1 सिल्ली भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझो। 1 सिल्ली? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, पीछे फैक्ट्री से माल कम आ रहा है, ऊपर से कल संडे है तो उनकी मशीन की सर्विसिंग भी है। अब मेरी मानो तो कल जैसे तैसे काम चला लो भाई, मैं मजबूर हूँ। अच्छा कोई बात नहीं भाई, जो है वही भिजवा देना। 1 दिन की तो बात है, काम चला लेंगे। आकाश मायूस होकर वहाँ से हामी भरता है और आगे बढ़ जाता है और उसके जाते ही अंदर से निकलकर बनवारी लाल मुस्कुराते हुए जग्गू के पास आ जाते हैं। बहुत बढ़िया जग्गू, एकदम सटीक बहाना मारा। ये लो तुम्हारा इनाम। तुम फिक्र मत करो बनवारी लाल, जग्गू बर्फीला का वादा है, जब तक मेरी जेब गरम रहेगी तुम्हारा माथा हम गरम नहीं होने देंगे। बस कल का दिन संभाल ले भाई। इतवार की कड़क धूप में जब उसकी दुकान पर बर्फ नहीं होगी तो ग्राहक अपने आप दौड़कर मेरी दुकान पर आएंगे। गरम लस्सी तो कोई मुफ्त में भी नहीं पूछेगा। अगली सुबह रविवार के दिन आकाश दुकान खोलकर तैयारियों में जुट जाता है। बाजार में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन आकाश की आंखें बार बार सड़क पर जग्गू बर्फीला की राह देख रही थी। देख देख संतू कैसे छटपटा रहा है। आज तो इसकी लस्सी का दही जमने से पहले ही खट्टा हो जाएगा। इतना दिमाग अपने धंधे में लगा लेते, आज सेठ अंबानी होते। तभी तो ग्राहक सीधे आकाश की दुकान की तरफ आते हैं। भाई जरा जल्दी से 2 गिलास एकदम चिल्ड लस्सी लगाना, बड़ी तेज धूप है बाहर। जी भाई साहब, अब बस थोड़ा सा रुकिए, बर्फ वाला आता ही होगा। थोड़ा सा मतलब कितनी देर? पता नहीं कब बर्फ वाला आएगा, कब तुम लस्सी दोगे। ये देखकर बनवारी लाल दूर से मजे लेते हुए मुस्कुराने लगता है। आकाश परेशान ही हो रहा था कि तभी धीरज कंधे पर टाट के बोरे में लिपटी बर्फ की एक सिल्ली उठाए हाँफते हुए दुकान पर पहुंचता है। ये लो बर्फ। मेरे भाई, तुम कहाँ से ये बर्फ लेकर आए? तुम्हारा धन्यवाद हम किन शब्दों में करें? अरे धन्यवाद बाद में देना भाई, पहले इन ग्राहकों को ठंडी लस्सी पिलाओ। मैं बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था, देखा जग्गू दुकान बंद करके कहीं गायब है।
मुझे खटका हुआ तो भागकर बस स्टैंड वाली डेयरी से जैसे तैसे ये एक सिल्ली उठा लाया। इतनी जल्दी में बस यही एक जुगाड़ लग पाया। ये एक सिल्ली भी इस वक्त मेरे लिए सोने के बराबर है भाई। अरे अब तो लस्सी मिलेगी ना। हाँ हाँ, बस मैं अभी लस्सी तैयार करता हूँ। ये नजारा देख बनवारी लाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गुस्से और जलन में तमतमा उठता है। तेरे की, इस कंडक्टर को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? अपनी कंडक्टरी छोड़कर लस्सी मैन बनकर घूम रहा है। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना मालिक। अरे ज्यादा तसल्ली मस्कल्ली करने की जरूरत नहीं है। जा और लाइनमैन को ढूंढ के ला। बोल बनवारी मालिक याद कर रहे हैं। ठीक है मालिक। दोपहर तक धीरे खिलाई बर्फ की इकलौती सिल्ली खत्म हो गई। बिना बर्फ के लस्सी बेचना मुमकिन नहीं था, इसलिए उदास मन से आकाश दुकान पर बड़बड़ा रहा था और फिर घर लौट आया। वहाँ उसे अपनी नई पड़ोसन गीता हाथ में नया मटका लिए बाजार से आती हुई दिखी। अरे गीता, बाजार से आ रही हो? जी भैया। सविता काकी की तबीयत कैसी है अब? क्या बताओ आकाश भैया, इस कड़कती गर्मी के चलते माँ की तबीयत और बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बार बार ठंडा पानी पट्टी के लिए और पीने के लिए दो। घर में फ्रिज तो है नहीं, इसलिए बाजार से ये नया मटका खरीद कर ला रही हूँ, ताकि कम से कम माँ को थोड़ा सा ठंडा पानी तो मिल सके। ये ठीक किया तुमने। वाकई इस बार गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है। हाँ, और इस उमस और गर्मी से घर की सब्जियाँ और बचा कुचा खाना भी कुछ ही घंटों में सड़ने लगी है। समझ नहीं आता कि इस तपती गर्मी से घर की सब्जियों को कैसे बचाऊं। गीता की ये बातें सुनते ही आकाश सोच में डूब जाता है। रात के सन्नाटे में बनवारी लाल और लाइनमैन दबे पांव आकाश की दुकान के पास वाले बिजली के खंभे के पास पहुंचते हैं। देखो, यही है आकाश का कनेक्शन। कटर निकालो और खट से उड़ा दो इसकी तार। अरे बनवारी भाई, बिना किसी वजह के किसी का बिजली काटना तो ठीक नहीं है ना। कल को अगर जेई साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी दांव पर लग जाएगी। इस पर बनवारी लाल ने लाइनमैन को नोटों की गद्दी थमाई और कहा, जेई साहब को मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपना काम करो। बोल देना कि लोड ज्यादा होने की वजह से तार जल गया। कुछ दिन बाद आकर जोड़ देना। तब तक इसका सारा दही मलाई सड़कर पानी हो जाएगा, पानी। जब जेई साहब को आप संभाल ही रहे हैं तो फिर क्या सोचना। बस 2 मिनट रुकिए। और लाइनमैन तुरंत खंबे पे चढ़ जाता है और कटर से आकाश की दुकान का मुख्य तार काट देता है। रविवार को तो तू जैसे तैसे बच गया आकाश, लेकिन कल सोमवार को जब तेरी दुकान की मथानी और पंखा दोनों बंद रहेंगे ना, तब देखता हूँ तेरी लस्सी और रबड़ी कौन खाने आएगा। अरे जानवर भी नहीं पूछेगा तुमको। हाँ। अगली सुबह आकाश रोज की तरह समय पर अपनी दुकान खोलता है। दुकान की साफ सफाई और भगवान के आगे दिया जलाने के बाद जैसे ही वो टेबल पर पंखे का बटन दबाता है तो पंखा नहीं चलता है। अरे ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? ये बिजली वाली मथनी भी काम नहीं कर रही। अब बिजली को अचानक क्या हो गया? कल रात तक तो सब ठीक था। आकाश को परेशान देख बनवारी बड़े मजे से मुस्कुराता हुआ उसकी दुकान पर आता है। अरे क्या हुआ आकाश भाई? पता नहीं बनवारी भाई, इस बिजली को क्या हो गया। मैं जब आ रहा था ना तो मेरी नजर खंभे पर पड़ी, तार टूटा पड़ा है वहाँ। ओह, तब रात में शायद हवा पानी से या लोड ज्यादा होने से तार टूट गया होगा। बताओ जरा, सुबह सुबह ही दुकान की बत्ती गुल हो गई। अरे मथनी भी बंद है, अब तुम्हारे ग्राहक क्या पियेंगे? अब क्या करोगे? लाइनमैन को बुलाएंगे। अरे अब लाइनमैन का भी क्या भरोसा, वो सरकारी दामाद है। जब तक 2-4 चक्कर नहीं काटोगे खंभे की तरफ देखेगा भी नहीं। अब हमारी मानो तो छोटे भाई, आज दुकान बढ़ाओ और घर जाकर आराम करो। बिना बिजली के ये तुम्हारी मशीन तो कबाड़ ही है। आज का धंधा तो समझो गया तुम्हारा। धंधा कैसे बंद कर दूं बनवारी भाई? नुकसान हो जाएगा। अब जब तक लाइन नहीं बन जाता तब तक हाथ से लस्सी बनाएंगे। ठीक है, 1 नंबर का। चाहे पैर खींच लो या हाथ, हार मानने को तैयार ही नहीं होता। दोपहर की कड़कती धूप में आकाश पसीने से तरबतर होकर हाथ से ही मथानी चला रहा था। दुकान पर खड़े 3-4 ग्राहक गर्मी से बेहाल होकर पसीना पोंछ रहे थे। अरे यार, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार।
इस कड़कती धूप में खड़े खड़े जान निकली जा रही है। थोड़ा फुर्ती दिखाओ। बस भैया 2 मिनट, बस तैयार ही हो रहा है। बिजली कटी है ना, इसलिए हाथ से मथने में थोड़ा समय लग रहा है। आकाश जैसे तैसे हाथ से लस्सी तैयार करता है और कुल्हड़ भरकर ग्राहक की तरफ बढ़ाता है। अरे ये क्या पिला रहे हो? ये लस्सी तो बिल्कुल ठंडी ही नहीं है, एकदम गुनगुनी लग रही है। भाई साहब, वो आज बर्फ नहीं मिल पाई और ऊपर से बिजली भी कटी है, तो जब बर्फ और बिजली कुछ है ही नहीं तो दुकान काहे खोल रखे हो? इस तपती दोपहर में कोई गरम लस्सी पीने थोड़े ही आएगा। चलो भाई, यहाँ तो मट्ठा मिल रहा है, बनवारी की दुकान पर ही चलते हैं, वहाँ कम से कम लस्सी तो ठंडी मिलेगी। ग्राहक नाराज होकर दुकान से चले जाते हैं। ग्राहकों के जाने के बाद आकाश उदास मन से दुकान बढ़ा देता है। घर लौटते वक्त रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बने निःशुल्क प्याऊ पर पड़ती है, जहाँ मिट्टी के घड़ों पर जूट की गीली बोरियां लिपटी हुई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने कबाड़ का ठेला लेकर प्याऊ के पास रुकता है। आहा, धन्य हो जिसने भी ये प्याऊ लगाया है। बाहर इतनी आग बरस रही है, पर इस गीली बोरी के जादू से मटके का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। कलेजा तृप्त हो गया। बूढ़े आदमी की बात सुनते ही आकाश वही ठिठक जाता है। मटके पर लिपटी गीली बोरी को देखते ही अचानक उसके दिमाग में एक बत्ती जल जाती है। मटके पर लिपटी गीली बोरी, बाहर से गर्म हवा और अंदर का पानी एकदम ठंडा। अरे भाई, अगर विज्ञान का ये नियम मटके के पानी को ठंडा रख सकता है, तो वो मेरी दुकान के दही को क्यों नहीं बचा सकता? मिल गया रास्ता। बूढ़ा आदमी अपना ठेला संभालते हुए आगे बढ़ने लगता है। बाबा, ओ बाबा, जरा रुकना। ये साइकिल के दोनों पुराने पहिए मुझे दे दो। बेटा, ये पहिया किसी काम का नहीं है। तुम इन कबाड़ के लोहे के पहियों का क्या करोगे? बाबा, ये कबाड़ नहीं, काम की चीज है। आप ये लो पैसे और ये दोनों पहिए मुझे दे दो। और सुनो, तुम्हारे पास टाट की 2-4 खाली बोरियां होंगी क्या? आकाश टाट की बोरियां और साइकिल की पहिए खरीदकर घर आता है। रात होते ही आकाश अपने घर के आंगन में धीरज के साथ मिलकर जुगाड़ का सामान इकट्ठा करता है। लालटेन की रोशनी में दोनों दोस्त पूरी शिद्दत के साथ काम में जुटे हुए थे। ये 2 पहिए, ये बांस के डंडे, इन सब को जोड़कर तुम फ्रिज कैसे बनाओगे यार? मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। धीरज भाई, सब विज्ञान का खेल है। देखो, सबसे पहले इस एक पहिए को नीचे जमीन पर रखेंगे आधार के लिए, और दूसरे पहिए को ऊपर का ढांचा बनाने के लिए। फिर इन दोनों पहियों के बीच में ये 4 मजबूत बांस के डंडे खड़े कर देंगे। बस हमारा गोल फ्रिज का ढांचा तैयार हो जाएगा। दोनों दोस्त मिलकर फटाफट बांस के डंडों को पहियों से कसकर बांधते हैं और देखते ही देखते फ्रिज का गोल ढांचा भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद आकाश मोटी टाट की बोरियों को चारों तरफ से लपेट देता है। फिर वो बोरियों और अंदर वाले हिस्से के बीच गीली रेत भरने लगता है। अरे वाह, ढांचा तो फर्स्ट क्लास बन गया भाई। लेकिन ये ठंडा कैसे होगा? क्या इसमें बर्फ भरेंगे? ना भाई ना, बर्फ का झंझट ही खत्म। इस ढांचे के सबसे ऊपर हम पानी से भरा मिट्टी का मटका रखेंगे। मटके के नीचे छोटा सा छेद करके अस्पताल वाली ग्लूकोज ड्रिप की नली लगा देंगे, जिससे पानी 24 घंटे बूंद बूंद करके इस टाट पर गिरता रहेगा। आकाश फिर ड्रिप की नली के नीचे पतली सूती रस्सियां बांध देता है, जिससे पानी पूरे टाट में बराबर फैलने लगता है और सारी बोरी हमेशा गीली बनी रहती है। लेकिन यार, सिर्फ गीली बोरी और रेत से चीजें ठंडी कैसे होंगी? हाँ धीरज, यही तो असली विज्ञान है। जब बाहर की सूखी हवा इस गीली टाट से टकराएगी, तो टाट का पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगेगा। पानी को उड़ने के लिए गर्मी चाहिए होती है, इसलिए वो इस पूरे ढांचे की गर्मी अपने साथ खींच लेगा। बस इसी वजह से अंदर ठंडक पैदा होगी और ये गीली रेत उस ठंडक को काफी देर तक संभाल कर रखेगी। ओहो, मतलब बिना बिजली के भी अंदर का सामान ठंडा रहेगा। बिल्कुल, इसलिए इस देसी फ्रिज को छांव और हवादार जगह पर रखेंगे। इसमें सामान रखने के लिए लकड़ी के पटरे, पतले बांस और टूटी चारपाई की रस्सियों से मैं 2 मंजिला रैक बनाऊंगा।
इसकी रस्सियों वाली जाली से ठंडी हवा पूरे फ्रिज में घूमेगी, जिससे इसमें रखी सब्जियां, फल, दही और लस्सी लंबे समय तक एकदम ताजा और ठंडी रहेगी। वाह मेरे भाई, मान गए तुम्हारी खोपड़ी को। ये तो सचमुच का गांव का देसी फ्रिज बन गया। इसका सबसे पहले इस्तेमाल तुम कल अपनी दुकान पर करना और अपने ग्राहकों को ठंडी लस्सी और रबड़ी देना। अब आकाश की दुकान पर अनोखा गांव का देसी फ्रिज रखा हुआ था। फ्रिज के अंदर मिट्टी के बर्तनों में दही, ठंडी लस्सी और रबड़ी सजी हुई थी। आहा, मजा आ गया आकाश भाई। लस्सी हो तो ऐसी, इस कड़कती धूप में कलेजा एकदम ठंडा हो गया। और ये रबड़ी देखो यार, एकदम गाढ़ी और ठंडी ठंडी। कल तो तुम्हारी लस्सी गुनगुनी लग रही थी, आज अचानक ऐसा क्या जादू कर दिया? हाँ, दुकान में न बिजली है न कहीं बर्फ दिख रही है। ये सब इस देसी फ्रिज का कमाल है। बिना बिजली और बिना बर्फ के ये मेरी लस्सी और रबड़ी को एकदम मलाईदार और ठंडा रखता है। आकाश की दुकान पर भीड़ देख गांव के मुखिया चौधरी जी भी वहां आकर रुके। क्या बात है भाई, इतनी भीड़? मुखिया जी, यहाँ इतनी भीड़ इस देसी फ्रिज की लस्सी पीने के लिए लगी है। अच्छा, तो हमने क्या गुनाह किया है भाई? अरे हमें भी पिलाओ। मुखिया जी ने जैसे ही लस्सी का एक घूंट पिया, उनके तो मानो पर ही निकल आए हो। मान गए भाई, शहर का महंगा फ्रिज भी इसके आगे फेल है। इसमें रखी लस्सी का स्वाद तो एकदम सोंधा और गजब का आ रहा है। जरा एक कुल्हड़ और लगाना आकाश। देखते ही देखते आकाश का देसी फ्रिज पूरे सोनपुर में मशहूर हो गया। अपनी दुकान खाली देख बनवारी लाल जलन से पागल हो गया था। इसलिए उसी दोपहर जैसे ही आकाश 2 मिनट के लिए दुकान से हटा, बनवारी अपने नौकर संतू के साथ दबे पांव वहां पहुंच जाता है। याद रखना संतू, हाथ साफ होना चाहिए, किसी को रत्ती भर भी भनक ना लगे, ताकि जब ये फटे तो पूरे गांव को यही लगना चाहिए कि इस आकाश का कबाड़ वाला जुगाड़ ही जानलेवा था। चिंता मत करिए मालिक, ये केमिकल और चूना जैसे ही मटके के पानी में मिलेगा, गैस का गुब्बारा बन जाएगा। पर मालिक, कहीं हम भी लपेटे में ना आ जाएं। साले अभी नहीं फटेगा। तू बस चुपचाप मटके की ड्रिप वाली नली खोल और ये मसाला अंदर डाल। संतू दबे पांव फ्रिज के पास जाता है। वो मटके का ढक्कन हटाकर पूड़िया का पाउडर पानी में पलट देता है। फिर ग्लूकोज ड्रिप की नाली के बल्ब को पूरी तरह बंद कर देता है, ताकि मटके के अंदर की हवा बाहर ना निकल सके और दबाव बढ़ता रहे। अब होगा धमाका कुछ ही देर में। आए बड़े सत्यानाशिष्ट बनने। वो साइंटिस्ट होता है मालिक। अरे नहीं रे, ये सत्यानाशिष्ट ही है, मेरे धंधे का सत्यानाश करने आया है। धीरे धीरे मटके के अंदर बंद गैस धूप की गर्मी पाकर तेजी से फैलने लगती है और मिट्टी का मटका अंदरूनी दबाव से थरथराने लगता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मिट्टी का मटका चिथरे चिथरे होकर हवा में उड़ गया। पास के घरों से लोग चौंक कर बाहर आने लगे। अरे मोरी मैया, बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ गया क्या? अरे ये तो आकाश का फ्रिज फटा है। अरे बाप रे बाप, देखो कैसे परखच्चे उड़ गए। अरे सब लोग दूर हटो भैया, कहीं कोई और बला ना फट जाए। दुकान पर भीड़ देखकर आकाश दौड़ते हुए दुकान पर आया। देखा, देख लिया आप सबने, बिना पढ़े लिखे विज्ञान का ऐसा खतरनाक प्रयोग करने से क्या होता है, हैं? ये कलमुहा पूरे गांव को ले डूबेगा। हाँ मालिक, आज तो सिर्फ मटका फटा है, कल को पूरी दुकान उड़ जाती तो क्या होता? ऐसे जानलेवा खिलवाड़ को गांव में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आकाश जैसे हक्का बक्का रह गया और मटके के टुकड़ों और बिखरी हुई गीली रेत को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस विज्ञान पर उसे इतना भरोसा था, वो ऐसे कैसे फेल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मटके में गैस कैसे बन सकती है? ये तो नामुमकिन है। बनवारी के भड़काई बातों में आकर डरे हुए गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। तभी बदहवास हालत में दौड़ता हुआ धीरज वहां पहुंचता है। आकाश, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मटका फट गया
कैसे भाई? पता नहीं धीरज भाई, विज्ञान का जो नियम सदियों से काम कर रहा था वो आज अचानक बम कैसे बन गया? मेरी समझ से बाहर है। अरे हट, विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। मिट्टी का मटका और पानी चाहे कितनी भी धूप हो कभी ब्लास्ट नहीं कर सकते। इसमें पक्का कोई झोल है। धीरज बिखरे हुए मलबे की बारीकी से जांच करने लगता है। अचानक उसकी उंगलियों में कुछ सफेद गाढ़ा पाउडर लग जाता है। वो उसे सूंघता है और फिर जीभ पर चखता है। चूना और ये अजीब सी गंध, ये तो वही तेज केमिकल है जो लोग अपनी दुकान के चूहे मारने के लिए लाते हैं। और ये देखो, ड्रिप की नली का वाल्व जानबूझकर पूरा बंद किया गया है। इसका मतलब ये किसी ने जानबूझकर किया है। ये काम बस एक ही आदमी कर सकता है। रुक, आज इसकी लंका मैं खुद ढाऊंगा। तुम बस मेरे साथ चौधरी जी के घर चलो। थोड़ी ही देर में धीरज और आकाश गांव के मुखिया चौधरी जी को साथ लेकर बनवारी के दुकान पर धमकते हैं। अरे चौधरी जी, पाल आ गई। अच्छा हुआ आप आ गए। इस आकाश की दुकान तो अब हमेशा के लिए बंद ही करवा दीजिए। हाँ। अबे ओए बनवारी, दुकान आकाश की नहीं तुम्हारी बंद होगी। हम सब जानते हैं कि तुमने ही आकाश के फ्रिज वाले मटके में चूना और केमिकल मिलाया था ताकि गैस के दबाव से वो फट जाए। अरे अरे, सबूत क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी अंट शंट बक रहे हो। बिना सबूत के इल्जाम लगाया ना तो मानहानि का केस ठोक दूंगा। हाँ, हम सबूत लाए हैं बनवारी लाल। बनवारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसने लाइनमैन को सिर झुकाए खड़ा देखा। पूरे गांव की लाइन ठीक है तो सिर्फ आकाश के दुकान की तार कैसे टूट गई? लाइनमैन ने सब उगल दिया कि तुमने पैसे देकर आकाश की दुकान का मुख्य तार कटवाया था और ये चूने और केमिकल का इंतजाम भी तुमने इससे ही करवाया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चौधरी जी। इस बनवारी लाल ने ही मुझसे ये सब करने को कहा था ताकि आकाश भाई का धंधा ठप हो जाए। बनवारी लाल, तुमने एक निर्दोष का धंधा बर्बाद करने की साजिश रची, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पूरे गांव की जान खतरे में डाली। हमारी पंचायत का फैसला है कि आकाश की दुकान का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पाई पाई तुम अपनी जेब से भरोगे और आज के आज तुम पुलिस के हवाले किए जाओगे। अरे नहीं चौधरी जी, अब अनर्थ हो जाएगा। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सच्चाई अब सामने आते ही आकाश पर सबका भरोसा और बढ़ गया। उसने दुकान पर नया देसी फ्रिज लगाया जहां अब ठंडी लस्सी रबड़ी तो मिल ही रही थी। साथ ही गांव वाले आकाश को अपने लिए ऐसा फ्रिज बनाने का ऑर्डर भी देने लगे। सविता जी और गीता अपने घर के आंगन में बैठी थी। तभी आकाश और धीरज मुस्कुराते हुए एक देसी फ्रिज उठाए वहां पहुंचते हैं। आकाश भाई, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है गीता। शुक्रिया आकाश भैया। अच्छा, इसके कितने पैसे हुए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसे अपने भाई की तरफ से आशीर्वाद समझो। जीते रहो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी इस नेक सोच को हमेशा तरक्की दे। आकाश ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान पूरे समाज की तस्वीर बदल सकता है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आकाश को देसी फ्रिज बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली।